हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अचीव सीपीएफ के यूट्यूब चैनल पे। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं अक्टूबर मंथ के जो हमारे विजन के मंथली मैगजीन हम डिस्कस करते हैं, डिटेल डिस्कशन जो हमारा होता है उसके ऊपर। तो यहाँ जो भी हमारे पेपर टू के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा जो हम अपने पेपर टू में डेटा लिखते हैं, आंसर्स में जो भी हम इनकलकेट करते हैं, जो हैबिट्स डेवलप करते हैं, क्योंकि वो डेटा कहाँ से आएंगे, तो वो सारी चीज़ों के लिए हमने दो चीज़ें स्टार्ट की हैं। द हिंदू के एडिटोरियल्स के एनालिसिस करते हैं हम, एवरी वीकेंड पे डालते हैं एडिटोरियल्स को, आप वो देख सकते हैं। एंड प्लस ये विजन की जो मंथली मैगजीन है हमारी, सॉरी, इसको हम यहाँ क्या करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से हमें नोट्स बनाने हैं अपने पेपर टू के लिए। ठीक है, आप चाहे तो इसको और भी ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे फॉलो कर सकते हैं अपने आप से, जहाँ जहाँ पे आप प्रिपेयर कर पाए पेपर वन के लिए भी। पर हमारा यहाँ पे मेन फोकस किसके लिए रहेगा, पेपर टू के लिए हमारा मेन फोकस यहाँ पे रहेगा कि हम पेपर टू को किस तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ पाए। और जो भी हमारे डेटा चाहिए होता है इसके लिए, डेटा हो गया, पॉइंट्स हो गए, कुछ आर्ग्यूमेंट्स में क्या लिखने होते हैं, कोई डेटा एग्जाम्पल्स हो गए, ये सारी चीज़ें, स्कीम्स, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पे आपके सामने आ चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग सो मच ऑफ द टाइम, लेट्स जंप ऑन टू द टॉपिक। तो ये हमारा सबसे पहला पार्ट होने वाला। हम मेनली हर मंथ विजन के मैगजीन को 3 पार्ट्स में खत्म करते हैं, +1 जो हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट का डिस्कशन होता है, जहाँ पे हम आपको ये बताते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ लेने चाहिए। हमारा सबसे पहला होता है। और लेटर ऑन हम जो भी हमारे थीम्स है विजन के, उसको 3 पार्ट्स में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं 3 वीडियोज़ में। जिसका सबसे पहला वीडियो ये रहा आपके सामने, और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक टॉपिक, जो कि हमारा फ्री लीगल एड। ठीक है, लीगल एड का मतलब क्या होता है, आपने अगर पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, वहाँ पे एक हमारा फ्री लीगल एड का डीपीएसपी में प्रोविजन भी है। डीपीएसपी में ये चीज़ें मेंशन की गई है ऑलरेडी, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको अच्छे से फाइनलाइज किया है, फॉर्मुलाइज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे होता ही है कि जो भी हमारे सोसाइटी के लोअर सेक्शन ऑफ द पीपल है, जो लोअर सेक्शन में लाई करते हैं, उनको हम एड प्रोवाइड कराते हैं, यानी उनको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराना मेन गोल होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, इस पर कुछ न्यूज़ है जो हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों था। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन इशू किया है किसके लिए, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के लिए, कि उन्हें इंश्योर करना है फ्री लीगल एड किसके लिए, प्रिजन इनमेट्स के लिए, जो प्रिजन में जो हमारे प्रिजनर्स हैं उनके लिए हमें फ्री लीगल एड क्या करना है, इंश्योर करना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया सारे लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ को। या पॉलिटी के लक्ष्मीकांत की बुक में पढ़ेंगे कि एलएसए जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ है ये क्या है और कितने लेवल पे होती है। मैं आप बेसिक बता देता हूँ कि एक होती है हमारी नालसा, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, एक होता है आपका सालसा, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, एंड एक होता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। वहाँ पे अदर कोर्ट्स के भी रिलेटेड अथॉरिटीज होते हैं ऐसे ऐसे, जो फ्री लीगल एड क्या करते हैं, एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं फ्री लीगल एड्स की, जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में लोग हैं जिन जो डिप्राइव्ड है इन सारे सर्विसेज से। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस टू इंश्योर फ्री लीगल एड फॉर द प्रिजन इनमेट्स। यहाँ पे क्या ये डायरेक्शन किस तरीके से इंप्लीमेंट होगी और इसका क्या जो इंप्लीमेंटेशन के बाद जो रिजल्ट रहेगा, कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमें स्ट्रेंथन करना है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ को। जो नालसा है हमारा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, वो किसके साथ, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल लीगल अथॉरिटी जो है उनके साथ इंश्योर करें इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ एसओपीज। ठीक है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है, उसको सही से इंप्लीमेंट किया जाए। किसके साथ, तीनों जो अथॉरिटीज है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज है, उनके साथ कोऑपरेशन के साथ। फर्दर हमें स्ट्रेंथन करना मॉनिटरिंग किसका, प्रिजन लीगल एड क्लिनिक्स का, जो प्लैक्स हैं, ठीक है, उनका पीरियोडिक रिव्यू किया जाए कि सही से वो फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं। ठीक, किसके द्वारा, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के द्वारा, ताकि उनके राइट्स डिप्राइव ना हो सके, वॉयलेट ना हो सके। उसके बाद डेटा लेड इंप्रूवमेंट करना है, जो भी डेटा हम यहाँ से एक्वायर करेंगे इसके हिसाब से हमें क्या करना है, वो स्टैटिस्टिकल डेटा को अपडेट करके क्या करना है, जो भी शॉर्ट कमिंग्स उसके अंदर होंगे उनको एड्रेस करना और हाईलाइट करना वो सारे शॉर्ट कमिंग्स को, ताकि हम डेटा को प्रॉपर वे में एनालाइज कर सके और उसमें इंप्रूवमेंट फर्दर कर सके। ठीक है, लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स, periodic inspection and audit of the work of the legal aid defense council should be carried out। जो लीगल एड के लिए डिफेंस काउंसिल होती है, ठीक है, जो टीम होती है जो उसके डिफेंस में वर्क करती है, उसको भी पीरियोडिकली हमें क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है, उसका इंस्पेक्शन करना और ऑडिट करना है कि वो सही से फंक्शन कर रही है कि नहीं, या फिर उनके जो फंक्शन है उनके जो फंक्शन है प्रॉपर वे में कैरिड आउट हो रहे हैं कि नहीं। उसके बाद साथ साथ अवेयरनेस जनरेशन, हमें इंप्रूव करना अवेयरनेस को किस चीज़ के बारे में, जो अवेलेबल स्कीम्स है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो एड प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसके लिए वहाँ प्रिजनर्स को स्पेशली क्या करना, अवेयर करना, और जो भी लोग इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं, इस फीचर्स को अवेल कर सकते हैं, उनको इसके बारे में अवेयर करना। साथ साथ लीगल एड सर्विसेज प्रोवाइड कराना। उसके साथ इसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, लिटरेचर इन लोकल लैंग्वेज एंड एम्प्लॉइंग लैंग्वेजेस एंड एम्प्लॉइंग एप्रोप्रिएट प्रमोशनल मेथड्स। ठीक है, लोकल लैंग्वेजेस में भी लिटरेचर को प्रमोट करेंगे और एप्रोप्रिएट मेथड्स हम इंप्लॉय करेंगे, यूज़ करेंगे, जिससे हम यहाँ पे इन सारी चीज़ों को प्रमोट कर सके लोगों के अंदर,
अवेयरनेस क्या कर सकते हैं हम जनरेट कर सकते हैं इन सब चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये हमारा मेन फोकस रहेगा। उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पीरियोडिक इंटरेक्शन करना है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के साथ किसका, कन्विक्ट्स का, जो भी जेल में कन्विक्ट्स हैं, उसके साथ साथ जेल विजिटिंग लॉयर्स का और पैरालीगल वॉलेंटियर्स का। जो वॉलेंटियर्स जो सिविल सोसाइटीज़ होती हैं, उसके साथ साथ जो जेल विजिटिंग लॉयर्स होते हैं, जो जो वहाँ पे अक्यूज्ड हैं, जो वहाँ पे प्रिजनर्स हैं, उनके जो लॉयर्स हैं उनके साथ, और इवन जो कन्विक्ट्स हैं जो जेल में हैं, जो अंडर ट्रायल्स हैं, उन सबके साथ किसका कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन स्टैब्लिश करना है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़। क्योंकि जब लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगी, इंटरेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे पीरियोडिक लेवल पे, तो उनके जो नीड्स हैं, उनके जो राइट्स वायलेट हो रहे हैं उसके बारे में इन्हें पता ही नहीं चल पाएगा। और नहीं पता चल पाएगा तो सही से ये चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराने का, ये चीज़ हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हमारा मेन फोकस ये भी होना चाहिए कि हम किस तरीके से इंटरेक्शन, यहाँ पे पीरियोडिक इंटरेक्शन, यानी ऐसा भी नहीं है कि साल में एक बार आपने इंटरेक्शन करा दिया और देन फिर भूल गए। ठीक है, आपको पीरियोडिक लेवल पे इंटरेक्शन इंश्योर करना है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ का कन्विक्ट्स के साथ, और सिर्फ कन्विक्ट्स के साथ नहीं, जो जेल विजिटिंग लॉयर्स जो होते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड करना है, ताकि एक अदर पर्सपेक्टिव भी यहाँ पे मिल सके। और उसके साथ पैरालीगल वॉलेंटियर्स को भी, पीएलवीज को भी हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है, यानी मल्टी स्टेक होल्डर्स जो भी हैं इस एस्पेक्ट में, जितने लोग का स्टेक्स है, जो स्टेक्स होल्डर्स, उन सबको क्या करना है, इंटरेक्ट करना, उनको सेम टेबल पे लाकर बैठाना और वहां पे डिस्कशंस क्या करना, कैरी ऑन करना। ठीक है, द हाई कोर्ट्स में ऑन देयर वेब पेज कैरी इन्फॉर्मेशन अबाउट लीगल एड फैसिलिटीज अवेलेबल इन द स्टेट्स। और हाई कोर्ट के जो वेबसाइट्स हैं उनको उनके वेब पेज पे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना जरूरी है कि जो लीगल एड फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही है वो उनके स्टेट्स में कौन कौन सी लीगल एड फैसिलिटीज अवेलेबल है, ताकि थ्रू इंटरनेट ईजी एक्सेस के थ्रू लोग इस चीज़ को पता कर पाए कि हाँ उनके पास कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेल हो रही है एंड देयर हाउ मच दे आर कैपेबल ऑफ। ठीक है, उसके साथ साथ पीरियोडिक रिपोर्टिंग इज वन एस्पेक्ट। ठीक है, पीरियोडिक रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट लेवल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज टू सालसा। ठीक है, डीएलएसए को क्या करना है, एसएलएसए को रिपोर्ट सबमिट करना है, एंड एसएलएसए किसको करेगी, नालसा को सबमिट करेगी, और प्रोसेस को डिजिटलाइज करना है इजी एक्सेस के लिए, ताकि क्या हो सके, एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। जब सीनियर अथॉरिटी जब एक ऊपर अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश करेगी जूनियर अथॉरिटीज पे, देन वो प्रॉपर वे में फंक्शन करेंगे। तो यहाँ पे एक चेन, एक लिंक हमें बैठाना है डिस्ट्रिक्ट के साथ स्टेट का, एंड स्टेट का सेंटर के साथ, यानी एक जैसे हम कहते हैं ना फेडरलिज्म, जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट लेवल होती है, एंड देन लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है। द सेम वे हमें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल जो डीएलएस है हमारा, वो किसको रिपोर्ट करेगा, स्टेट लेवल को, एंड स्टेट लेवल किसको करेगी, नेशनल लेवल को। जो इन दी एंड क्या होगा, ये एक तरीके से चेन हम स्टैब्लिश कर पाएंगे प्रॉपर वे में, तभी जाके यहाँ सही से फंक्शनिंग हम इंश्योर कर पाएंगे। और साथ साथ हमें किस पर फोकस करना है, डिजिटलाइजेशन पे, ताकि हम इसका इजी एक्सेस इंश्योर कर सके डिजिटलाइजेशन के साथ साथ। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जहाँ पे हमें फंक्शन करने की जरूरत है, जहाँ पे हमें वर्क करने की जरूरत है, जिससे क्या कर सकते हैं हम, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो हमारी फ्री लीगल एड है, इसको और अच्छे तरीके से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने कंट्री में, ताकि जस्टिस सही से डिलीवर हो पाए। क्योंकि हमें पता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और भी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स देखे हैं जहाँ पे कितने पेंडिंग केसेस है, तो वहाँ पे हमें और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सके, ताकि हम क्या कर पाए, उनके फंक्शनिंग को और भी ज़्यादा इंश्योर कर पाए जस्टिस डिलीवरी में। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट अबाउट फ्री लीगल एड। जो हम फ्री लीगल एड के बारे में बात कर रहे हैं, आखिरकार ये है क्या चीज़, हम इसके बारे में देखते हैं। तो जो लीगल एड का मतलब क्या होता है, फर्स्ट एड यानी बेसिकली अगर आप देखो तो एड का मतलब होता है सपोर्ट, किसी चीज के लिए क्या करना, सपोर्ट प्रोवाइड कराना, इज कॉल्ड एड। तो फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराना है यहाँ पे हमें। तो लीगल एड का मतलब होता है प्रोविजन फॉर फ्री लीगल सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स हु आर अनेबल टू अफोर्ड लीगल रिप्रेजेंटेशन और एक्सेस टू द जस्टिस सिस्टम। सोसाइटी के वैसे लोग, ठीक है, सोसाइटी के वैसे लोग जिनके पास ये एक्सेसिबिलिटी नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके लीगल रिप्रेजेंटेशन को या फिर जस्टिस सिस्टम को एक्सेस कर पाए, उनको फ्री लीगल एक्सेस प्रोवाइड कराने को ही हम क्या कहते हैं, लीगल एड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लीगल एड में क्या क्या सर्विसेज इंक्लूड होती है वो देख सकते हैं। तो लीगल एडवाइस प्रोवाइड कराना उनको फ्री में, उनका रिप्रेजेंटेशन कराना कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, साथ साथ मीडिएशन किसी चीज़ का है तो उसमें मीडिएट करना, नेगोशिएट करना, और अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म स्टैब्लिश करना, एडीआर। लोकल अदालत में उनको ले जा सकते हैं या फिर फैमिली कोर्ट्स में ले जाकर वहाँ पे डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं बाई मीडिएशन और नेगोशिएशन। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट मेन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट तक ये सीमित रहेगा, यानी कोई भी अदर एडीआर है हमारे पास, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स है, तो वहां पे भी उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराना। अब यहाँ पे हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फ्री लीगल एड के लिए हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले आर्टिकल 21 जो है हमारा, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जहां पे ये बताया जा रहा है कि कोई नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी।
ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे उनको लाइफ एंड लिबर्टी यानी लाइफ विद डिग्निटी भी इंश्योर करना है, तो वहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। फर्दर कमिंग आर्टिकल 39A है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराता है। तो हमें इस पे भी ध्यान देना है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड किस तरीके से प्रोवाइड कराई जाएगी, क्योंकि ये डीपीएसपी का पार्ट है हमारा। ये डीपीएसपी में मेंशन की गई है सारी चीज़ें, जहाँ पे हमें इन सब चीज़ों को इंश्योर करना है, जहाँ पे हम सिक्योर कर सके जस्टिस के लिए अपॉर्चुनिटीज़, और उसके साथ साथ किसी भी सिटीजन को हम ये डिनाई नहीं करें उनके इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज़ के वजह से। और ये हमारा प्रोविजन कब इंसर्ट किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जो 96 में अमेंड किया गया, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हम कहते हैं। इसके तहत हमने क्या किया था? ये प्रोविजन को क्या किया था? इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, तो हमने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी क्या, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है जिसके बारे में आपको देखने की जरूरत है। यहाँ पे मैं इन केसेस को पढ़ के नहीं बताऊंगा, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स। इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है हमारे यहाँ पे रिगार्डिंग फ्री लीगल एड, आप इसको पढ़ सकते हो, इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक, बेसिक आइडिया के लिए आप देख सकते हैं कि हाँ ठीक है, एमएच हॉस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस हुआ था, जहाँ पे ये इस्टेब्लिश किया गया था कि राइट टू द प्रिजनर्स टू फ्री लीगल एड आर्टिकल 21 के अंडर आता है। प्रिजनर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, फ्री लीगल एड जो उनका है उनको प्रोटेक्ट करना आर्टिकल 21 के अंडर आता है। फर्दर हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था, जहाँ पे बताया गया था कि एवरी प्रिजनर का एक फंडामेंटल राइट होता है स्पीडी ट्रायल का, वो भी आर्टिकल 21 के अंडर आता है। फर्दर खत्री एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का 1981 का एक केस है, जहाँ पे हाईलाइट किया गया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री लीगल एड कि इतना इंपॉर्टेंट है प्रिजनर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इन दोनों में आर्टिकल 21 में इंक्लूड किया गया कि स्पीडी ट्रायल हो उनका, और उसके साथ साथ फ्री लीगल एड उनको प्रोवाइड किया जाए। उसके साथ साथ ये फ्री लीगल एड कितना इंपॉर्टेंट, जो लीगल एड प्रोवाइड कराना उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने में कितना ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। एंड द लास्ट वन वाज सुखदास वर्सेज यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये 1986 में जब अरुणाचल प्रदेश हमारा यूनियन टेरिटरी था उस टाइम का एक केस है, जहाँ पे ये बताया गया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री लीगल एड किस तरीके से रोल प्ले करता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। यानी फ्री लीगल एड के बारे में यहाँ 4 केसेस हैं, जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हमने ये देख लिया आर्टिकल 21 में, ये आर्टिकल 21 के बारे में डिस्कस करता है, यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है इनके राइट्स को। एंड लेटर ऑन क्या इंपॉर्टेंस है लीगल एड का क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो हमने इन चारों केसेस के बारे में भी यहाँ पे एक बेसिक सा डिस्कस कर लिया। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, कल को अगर आपका आंसर राइटिंग फ्री लीगल एड कुछ ऐसा रिलेटेड आता है तो आप ये सारे केसेस में से किसी एक को भी अगर आप मेंशन कर देंगे तो आपका आंसर बहुत ही अलग तरीके से स्टैंड आउट करेगा अदर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, अब स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या, हमने यहाँ पे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस जो है ये मेंशन्ड है कि हाँ ये प्रोविजंस है। आर्टिकल 21 के बारे में देखा हमने, आर्टिकल 39 देखा जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने ऐड किया था, और ये कौन सा पार्ट 4 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 4, जिसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये डीपीएसपी का पार्ट है। उसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या प्रोविजंस यहाँ पे हमारे मेंशन थे, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस यानी कौन कौन से ऐसे एक्ट्स हैं या फिर लॉज बनाए गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है, जो कि ये हमारे फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराने के लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये देखा, अथॉरिटीज़ को हमने नेशनल लेवल पे देखा। तो ये कहाँ से आई, तो 97 में हमारा एक एक्ट पास हुआ था, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट, जिसको फोर्स में कब लाया गया, 1995 में। इस एक्ट ने कहा था कि हमें एक ऐसी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए जो फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराए वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को। ठीक है, हमने यहाँ पे ये चीज़ समझ लिया कि किस तरीके से ये डिस्कस कर रहा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूट करना है, एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाना है, जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट में हमने डिस्कस किया था, जो क्या करे, प्रोवाइड कराए फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज, किसको, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को, सोसाइटी के वीकर सेक्शन को ये चीज़ प्रोवाइड कराया जाए। इसके अकॉर्डिंग जब 1995 में ये इन्फोर्स किया गया, तब जाके हमने नालसा बनाया, SLSS बनाया एंड DLSS बनाया। इसके अकॉर्डिंगली ही कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जो नेशनल लेवल पे भी फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराने पे फोकस करे, स्टेट लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, यानी हर लेवल पे हमने इंश्योर किया। कितना इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं कि हमने तीनों लेवल पे क्या किया, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज बनाई है जो कि क्या करेंगी, फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराने के लिए वर्क करेंगे। किसको, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को। मार्क द कीवर्ड्स, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्दर हमारा थर्ड जो है यहाँ पे सेकंड जो प्रोविजन है सेक्शन 341। ठीक है, सेक्शन 341 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो है, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो है, इसके अंदर सेक्शन हमारा जो ये है 341, ये डिस्कस करता है किस चीज़ के बारे में, लीगल एड किसको प्रोवाइड कराने के लिए, अक्यूज को, जो किस पे, स्टेट के एक्सपेंस पे सर्टेन केसेस में जहां पे अक्यूज लैक कर रहा है लीगल इंगेजमेंट। ठीक है, जहां पे किसी को भी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो पा रही है ऐसे कि उसको स्टेट के एक्सपेंस पे, यानी उसके लीगल एड का एक्सपेंस कौन बियर करेगा, स्टेट बियर करेगी। इस तरीके से प्रोवाइड कराने का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, ये
हमारे अमेंडमेंट के थ्रू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रोविजन लाया गया। ये एक तरीके से जैसे पहले हमारा सीआरपीसी हुआ करता था, वो उसी के तरीके से यहाँ पे हमने ये चीज़ लाया जिसके ऊपर हमने ये डिस्कशन किया कि प्रोविजन इनकलकेट किया, इनकॉर्पोरेट किया। ठीक है, अब लीगल सर्विसेज के बारे में हम देख लेते हैं कि इनके क्या फंक्शंस होते हैं और ये क्या रोल प्ले करते हैं। तो मूविंग अहेड, सबसे पहले अगर देखें तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी हमने देख लिया कि लीगल सर्विसेज एक्ट के थ्रू इसको एस्टैब्लिश किया गया था यहाँ पे 1987 में, और ये इन्फोर्स कब हुआ था, ये फोर्स में कब आया था 1995 में, जो कि हमने अर्लियर देखा, जिसका मेन फोकस क्या है, कॉम्पिटेंट एंड फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराना वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को। ठीक है, ये चीज़ हमने अभी देख लिया है। फर्दर इसके फंक्शंस क्या है, तो पॉलिसीज बनाना है, प्रिंसिपल्स बनाने, फॉर्मुलेट करना है, गाइडलाइंस बनाने, ताकि हम इफेक्टिवली स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर सके। स्टेट लेवल पर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी लीगल सर्विसेज प्रोग्राम्स कंडक्ट कराना थ्रू आउट द कंट्री, ताकि लोगों को हम अवेयर भी कर सकें, उनको इस चीज़ का पता हो कि ऐसी कोई सर्विसेज हमारे कंट्री में प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसके साथ साथ हमें मॉनिटर करना और इवेलुएट करना इसका लीगल एड प्रोग्राम्स के इम्प्लीमेंटेशन का, कि इसको सही से इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं, ये भी इसका वर्क है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का। फर्दर लोक अदालत ऑर्गेनाइज करना डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाता है, तो वो लोक अदालत में होते हैं। ये चीज़ आप पढ़ोगे हमारे जुडिशियरी वाले चैप्टर में, जो कि हमारे लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, तो वहाँ पे डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया गया। तो यहाँ पे लीगल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व भी कराने के लिए सेटलमेंट के ऊपर भी डिस्कशन किया गया है। अब यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन लोग एलिजिबल है फ्री लीगल एड के लिए, ये चीज़ आप देख लो। तो जो वीमेन एंड चिल्ड्रेन है उनको दिया जा रहा है, SC STs हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, जो विक्टिम्स होगा मास डिजास्टर के, वायलेंस के, फ्लड, ड्रॉट, जो भी हमारे नेचुरल डिजास्टर्स है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स है उनको, एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है, जो कस्टडीज में, प्रोटेक्टिव होम के, जुवेनाइल होम, साइकाट्रिक हॉस्पिटल के, या फिर ऐसे पर्सन जिनकी जो एनुअल सैलरी 1 लाख से कम है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लिमिट किया है 5 लाख पे। ठीक है, और जो विक्टिम्स है ट्रैफिकिंग के, ह्यूमन बींग ऐसे, या फिर बेगार में जिसको जो विक्टिम्स है, इन सब लोगों को क्या करना है, फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराना है। नहीं, यहाँ पे कैटेगराइज भी कर दिया गया है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस के बारे में देख सकते हैं कि सोशल और वेलफेयर जस्टिस प्रमोट करेगा, सबको पता है। राइट को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स, हमने ये चीज़ भी देख लिया। फर्दर स्ट्रेंथन करना है रूल ऑफ लॉ को, जो हमारा रूल है, हमारा जो लॉ है, जो हम प्रमोट करते हैं, जो हम इंप्लीमेंट, रूल ऑफ लॉ हमारे कंट्री में प्रिवेल करता है, तो उसको सही तरीके से स्ट्रेंथन करना कि जस्टिस सिस्टम जो हमारा और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन रहे, और जो भी जस्टिस डिलीवरी नॉर्म्स हमारे सही तरीके से क्या हो सके, इंप्लीमेंट हो सके। और लीगल अवेयरनेस भी प्रमोट करना। लीगल एड प्रोवाइड करता है बोथ रिप्रेजेंटेशन एंड एजुकेशन अबाउट लीगल राइट्स टू द पीपल, उनको ये भी पता चले कि उनके क्या लीगल राइट्स हैं और किस तरीके से उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें से हमने देखा कि नालसा का ये भी ड्यूटी है कि वो उस चीज़ को इंप्लीमेंट करे और या फिर अवेयरनेस स्प्रेड करे लोगों में, हमने इस चीज़ को भी देखा। अब थोड़ा इश्यूज भी देख लेते हैं हम कि इशू क्या है फ्री लीगल एड के एक्सेस के साथ। तो सबसे पहला जो है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है उनको उनके राइट्स के बारे में पता नहीं है। ये भी एक मेन काम है, इसलिए तो कहा जाता है कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को अवेयरनेस भी प्रोवाइड करानी है। उसके साथ साथ पुअर क्वालिटी है लीगल एड की, जिसकी वजह से हमने ऊपर देखा किस तरीके से उसको डिजिटलाइज करना है, और अदर जो एक अथॉरिटीज़ के ऊपर सीनियर अथॉरिटीज़ है उसको एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल रहना, ताकि इसको और भी ज़्यादा इन्हांस कर सके, स्ट्रेंथन कर सके। फंडिंग की कमी है। अब स्टेट एक्सपेंस बियर करेगी तो कौन स्टेट, बहुत सारे स्टेट रिलेक्टेंट होती है कि उनके पास प्रॉपर फंडिंग नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को भी हमें डील करने की जरूरत है, इनको एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक है, अब डिले होता है, पता है हमारे कंट्री में कितने केसेस हैं जो डिले हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं और बहुत सारे पेपर वर्क है जिसको नॉर्मल लोग अवॉइड करते हैं। ठीक है, और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उनको एक्सेस हो नहीं पाता, क्योंकि इजीली उनके एक्सेस में होता नहीं, उनके पास नॉलेज नहीं होता, और या फिर उनके पास ऐसे लोग नहीं होते जो इनको इसके बारे में बता सके, सजेस्ट कर सके। तो ये सारे यहाँ पे इश्यूज़ हैं जो प्रिवेल करते हैं फ्री लीगल एड के साथ। तो हमने किस तरीके से ये सोसाइटी को स्ट्रेंथन करने वाला ये भी देखा हमने, इशूज़ भी देख लिया। ठीक है, अब प्रेजेंट वे में हमने यहाँ देख लिया कि एक्ट कौन कौन से हैं, नॉर्म्स क्या क्या हैं, स्टैट्यूटरी लॉज क्या क्या है। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इसको अवेयरनेस प्रमोट करने के लिए लीगल एड के लिए। तो सबसे पहले दिशा स्कीम है गवर्नमेंट का, जो क्या करता है, प्री लिटिगेशन मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करता है, जिसका नाम है डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस इन इंडिया। ठीक है, ये चीज़ हमने देखा। टेली लॉ है जो फैसिलिटेट करता है डिलीवरी किस चीज़ का, लीगल एडवाइस का थ्रू एन एक्सपर्ट पैनल ऑफ लॉज। ठीक है, जो कि किसके अंडर है, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अंदर है। फिर उसके बाद न्याय बंधु स्कीम है गवर्नमेंट का, जो प्रो बोनो लीगल सर्विस है। ठीक है, जहाँ पे इंटरेस्टेड लॉयर्स जो हैं उनको खुद को रजिस्टर करते हैं ताकि वो प्रो बोनो सर्विसेज अंडर प्रिविलेज लिटिगेंट्स को प्रोवाइड करा सके। न्याय मित्र स्कीम है जो डिस्पोज करता है 10 से 15 साल पुराने केसेज है, या तो वो क्रिमिनल हो या सिविल हो, जो हाईकोर्ट और
सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में पेंडिंग केसेस है उनको फैसिलिटेट करना और उनको खत्म करना, और साथ साथ लोक अदालत का तो हमने देख ही लिया कि किस तरीके से नो कोर्ट फी के ऊपर लोक अदालत फंक्शन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वे फॉरवर्ड देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये आर्टिकल हमारा फिनिश होता है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा आप देख सकते हैं कि पहले फ्री लीगल एड के बारे में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन इशू किया। हमने मेन यहाँ पे हमारा मेन फोकस क्या था, हमारा मेन फोकस यहाँ पे था प्रिजनर इनमेट्स के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव इशू किए थे उसको देखना कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उसके साथ साथ ये किस तरीके से स्ट्रेंथन करना है इसके बारे में देखा, डिजिटलाइज कैसे करना है। उसके बाद फ्री लीगल एड के बारे में हमने पढ़ा, फिर कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देखे जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं फ्री लीगल एड को हम। उसके साथ साथ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखा हमने, आर्टिकल 21, आर्टिकल 39A के बारे में पढ़ा। फर्दर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के बारे में बात करें तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट हमारा 1987 का हमने उसको देखा। सेक्शन 341 जो हमारा भारतीय न्याय संहिता का हमने उसके ऊपर ध्यान दिया। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी इसमें। फिर जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ है उसके बारे में हमने जाना। फिर इसके बाद क्या सिग्निफिकेंस है फ्री लीगल एड का, हमने इसको भी समझा। उसके बाद क्या क्या इशूज़ इसके साथ प्रिवेल कर रहे हैं ये देखा हमने, गवर्नमेंट स्टेप्स भी देख लिया। यानी अगर आप देखें तो ये जो टॉपिक है हमारा फ्री लीगल एड, इसको हमने बहुत ही ज़्यादा होलिस्टिकली क्या कर लिया, कवर कर लिया। अगर कल को एग्जाम में आपके कोई भी टॉपिक इससे आता है, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, तो आपको ये चीज़ पता रहेगा कि फ्री लीगल एड क्या है, किस तरीके से आप आंसर राइटिंग में इसको मेंशन कर सकते हो। कभी भी कोर्ट रिलेटेड कोई केसेस आता है तो वहाँ पे किस तरीके से लोक अदालत हो गया, नालसा हो गया, इन सब के बारे में आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड टू नेक्स्ट टॉपिक। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। ठीक है, ये कब इंप्लीमेंट किया गया था, आरटीआई एक्ट आया था 2005 में जिसके थ्रू इसको इंप्लीमेंट किया गया था। तो अभी 2025 में इसके 20 साल पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक बेसिक एनालिसिस किया गया कि किस तरीके से इसके इम्पैक्ट रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस इस एक्ट ने फेस किया, हम इसको देखेंगे। हमने इसके ऊपर एक द हिंदू में आर्टिकल भी डिस्कस किया था। अब मुझे वीक याद नहीं आ रहा और मंथ भी, लास्ट नवंबर मंथ का ही एक आर्टिकल था जो आरटीआई के ऊपर डिस्कशन था। प्रीवियस जो हमारे द हिंदू के एडिटोरियल्स के वीडियोस है आप उसमें जाकर उसको प्रेफर कर सकते हो। और अगर आपको नहीं भी करना तो आप ये वाला आर्टिकल पे ध्यान दो, आपको आरटीआई के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जून 2005 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था, जो कि अक्टूबर 2005 से ये इंप्लीमेंटेशन में आया था, फोर्स में आया था। ठीक है, अब ये एक्ट क्या करता है कि ये एक्ट प्रोवाइड करता है सिटीजन्स को राइट टू सिक्योर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उनको सिक्योर्ड एक्सेस प्रोवाइड कराता है इन्फॉर्मेशन का अंडर पब्लिक अथॉरिटीज। जो भी गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटीज है उनमें कुछ एक्सेप्शंस भी है जो नेशनल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से, पर्सपेक्टिव से इसमें नहीं ऐड किए गए हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी इंपॉर्टेंट पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनका इंफॉर्मेशन एक्सेस करना ये आरटीआई प्रोवाइड कराता है। और ये किसके कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस के अंदर ये आता है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड देख सकते हैं कि बैकग्राउंड के बारे में कुछ डिस्कस किया गया है। तो आरटीआई का आर्टिकुलेशन ह्यूमन राइट्स में डिस्कस किया जाता है, जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो गया, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है हमारा, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जहाँ पे आरटीआई को मेंशन किया गया है। जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे चार्टर्स हैं, जो बिग जाइंट ऑर्गेनाइजेशन, मेन यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब में किस तरीके से इसके बारे में डिस्कशन किया गया, हमने उसको देखा। अब इंडिया ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 में इंप्लीमेंट किया था, प्रमोट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, एफओआई एक्ट जो हमारा एफआई एक्ट है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 में इंप्लीमेंट किया गया। किस चीज़ को, हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा उसको प्रमोट करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ताकि कोई करप्शन ना हो और कोई एक अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश की जाए, ताकि जो गवर्नमेंट एजेंसी उनको पता हो कोई आरटीआई एक्ट इज देयर, सो यहाँ पे कोई भी रूम फॉर करप्शन ना रहे। ठीक है, अब यहाँ पे एक केस के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि राजनारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टैब्लिश किया था कि आरटीआई जो एक्ट है वो फंडामेंटल राइट है, किसके अंडर, आर्टिकल 19 के अंदर। तो आपको ये केस ध्यान में रखना होगा कि राजनारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक केस है जो कि हमारा डिस्कस करता है सुप्रीम कोर्ट जो जिसने स्टैब्लिश किया था एक ये कि आरटीआई जो है हमारा ये क्या है, फंडामेंटल राइट है, किसके अंडर, आर्टिकल 19 के अंदर। ठीक, ये चीज़ हमने देख लिया। इसके अंदर इसी के तहत फिर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन भी स्टैब्लिश किया गया था आरटीआई के अंदर, जहाँ पे जो नेशनल पार्टीज है, रीजनल पार्टीज है, पब्लिक अथॉरिटीज है, सारी चीज़ें इसके अंडर डिक्लेयर कर दी गई थी। ये चीज़ हमने देखा। फर्दर जो की प्रोविजंस क्या क्या हैं आरटीआई के, हमें इस पे फोकस करते हैं अब। तो की प्रोविजंस आरटीआई की, सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जो सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इस्टेब्लिश किए गए थे, किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए और एड्रेस करने के लिए ऐसे इंफॉर्मेशन जो
पब्लिक जो हमारा एरिना है, पब्लिक फोरम है, वहाँ पे डिस्क्लोज किए जा सकते हैं ऐसे चीज़ों को। फिर सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स एंड स्टेट पीआईओ इस्टेब्लिश किए गए, अपॉइंट किए गए, ताकि पब्लिक अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, जो भी पब्लिक अथॉरिटीज है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके पर्सनस को, ऐसे पर्सन को जो इस एक्ट के तहत रिक्वेस्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए या फिर एक्वायर करने के लिए। ये चीज़ हमने देखा। अब क्या क्या राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं इस आरटीआई के अंदर, ये देखते हैं हम। तो हर एक सिटीजन के पास राइट है कि वो रिक्वेस्ट कर सकता है इन्फॉर्मेशन के लिए किसी भी पब्लिक अथॉरिटीज से, ठीक है। मैंने एक्सेप्शन के बारे में बता ही दिया है, जो नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट्स हैं उनको उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हर एक सिटीजन के पास राइट है रिक्वेस्ट करने का इन्फॉर्मेशन के लिए पब्लिक अथॉरिटीज का, ठीक है। ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज जो मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन टू मिनिमाइज द नीड ऑफ फॉर्मल रिक्वेस्ट, ठीक है। सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन हर एक पब्लिक अथॉरिटीज को अपने प्रोवाइड कराना है, ताकि लोगों के जो बेसिक बेयर मिनिमम नीड्स है उनको फुलफिल किया जा सके उनके इन्फॉर्मेशन को, ताकि ज़्यादा फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं लॉस किए जाए आरटीआई के अंदर, ताकि ऑल दो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं वो खुद ही इन्फॉर्मेशन को क्या करें, डिस्क्लोज करें। अपार्ट फ्रॉम दैट इसको किस तरीके से अप्लाई करना है इसके बारे में डिस्कस किया गया। एग्जाम्पशन कुछ जो अथॉरिटीज ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट जैसे हमने देखा कि टोटल 27 अथॉरिटीज़ हैं। सर्ट इन है, आईबी है, रॉ है, ईडी है हमारा, ठीक है, एनटीआरओ, इन सबको यहाँ से एक्सक्लूड किया गया, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो हमारे इन्फॉर्मेशन क्रूशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होते हैं जिसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता पब्लिक डोमेन में, तो इनको इन सब चीज़ से फ्री किया गया। फिर जुरिडिक्शन जो है इसका लोअर कोर्ट्स बार्ड है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने पे, सूट करने पे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आर्टिकल 32, 22, 25 के बारे में डिस्कस किया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक आइडिया देते चल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप इसको खुद पढ़ सकते हो या फिर ये बस इसके 20 साल हो रहे थे तो मैंने आरटीआई के बारे में बेसिक आइडिया देने के लिए आपको बताया। अब यहाँ पे एक अमेंडमेंट लाया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो 2019 में इसको अमेंड किया गया, जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स जो हैं उनके सेंट्रल और स्टेट लेवल पे इसको क्या किया गया, अमेंड किया गया, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली डीपीडीपी एक्ट लाया गया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में, जिसके सेक्शन 8(1)J को आरटीआई लॉ जो है यहाँ पे अमेंड किया गया, ताकि ऑल पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोजर किया जा सके, ऐसे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोजर से एग्जेम्प्ट किया जा सके। तो यहाँ पे हमने डीपीडीपी एक्ट के अंदर ये लाया। अब सिग्निफिकेंस ये हमारे देखने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिग्निफिकेंस क्या है इसका। सबसे पहले सिटीजन्स को एम्पावर करता है ताकि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में खुद को पार्टिसिपेटरी रोल प्ले कर सके, प्रोएक्टिवली गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, पॉलिसीज और डिसीजंस का उनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रांसपेरेंसी प्रमोट हो, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर हो, इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनका, जैसे एसेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, ये सब चीज़ सिक्योर्ड रहे। अकाउंटेबिलिटी, जो पब्लिक अथॉरिटीज है उनके पास अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश रहे ताकि वो सही वे में परफॉर्म कर पाएँ। उसके साथ साथ हम करप्शन को एक्सपोज कर सकते हैं आरटीआई एक्ट के थ्रू और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं पब्लिक एंड वेलफेयर स्कीम्स को, ठीक है। जैसे आरटीआई को यूज करके ये चीज़ एक्सपोज किया गया कि मनरेगा में किस तरीके से जो डिस्क्रिपेंसीज प्रिवेल कर रही हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, आरटीआई एक्ट के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। अब कुछ चैलेंजेस को हमें देखना है कि क्या क्या चैलेंजेस इसके साथ लाई करते हैं, कि किन किन चैलेंजेस से डील करना होता है आरटीआई एक्ट को। तो फंक्शनल इश्यूज है, सतर्क नागरिक संगठन है यहाँ पे, जहाँ पे कुछ बैकलॉग्स भी है, 4 लाख अपील्स को अपील्स और जो कंप्लेंट्स है यहाँ पे पेंडिंग है। 14 कमीशन जो है 1 साल लेते हैं या फिर 1 साल से ज़्यादा लेते हैं किसी मैटर को डिस्पोज करने के लिए, यानी यहाँ इनऑर्डिनेट डिलेज हैं, यहाँ पे भी डिले बहुत ज़्यादा है। जेंडर कॉम्पोजिशन में स्क्यूड है, ठीक है, फीमेल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ओनली 9% जो कमिश्नर्स है कंट्री में वही सिर्फ वीमेन है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं यहाँ पे। स्ट्रक्चरल इशूज़ भी हैं यहाँ पे, एग्जाम्पशंस किन अथॉरिटीज़ को किस तरीके से एग्जाम्प्ट करना है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लॉज नहीं है कि किस तरीके से हम नेशनल सिक्योरिटी और पर्सनल प्राइवेसी को ओपन पब्लिक डोमेन में लाने से प्रोटेक्ट कर पाए, एक स्ट्रॉन्ग वो नहीं है। जैसे दूसरा अथॉरिटी लाइंग आउटसाइड पब्लिक अथॉरिटी डेफिनेशन, पब्लिक अथॉरिटी को सही तरीके से क्या नहीं किया गया, डिफाइन किया गया। जैसे पीएम केयर्स फंड को बता दिया है कि पब्लिक अथॉरिटी नहीं आरटीआई एक्ट के अंदर, जबकि इसको पब्लिक के थ्रू ही फंड किया गया था कोविड के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें इसके ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। उसके बाद अमेंडमेंट के थ्रू डाइल्यूट कर दिया गया इसको। फिर प्रोसीजरल इश्यूज भी हैं, ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस है, जो कोई अथॉरिटी चाहती नहीं है कि उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आए। अवेयरनेस नहीं है और एजुकेशन नहीं है, तो इसीलिए आरटीआई को अंडर यूटिलाइज किया जाता है। और नॉन कंप्लायंस, पॉलिटिकल पार्टी जो है इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स अपॉइंट नहीं करती हैं ताकि वो पब्लिक अथॉरिटीज़ स्टेट ये करते हुए कि दे आर नॉट पब्लिक अथॉरिटीज़। तो पब्लिक अथॉरिटीज़ के जो डोमेन में जिस चीज़ को रखा गया है वो डिनाई करते हैं कि दे डू नॉट लाई इन द पब्लिक अथॉरिटीज़ या फिर पब्लिक डोमेन। उसके
कैटेगरी में नहीं लाई करती, तो बहुत सारी अथॉरिटीज ऐसी है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना चाहती है। तो ये कुछ एक प्रोसीजरल इशूज़ है, ठीक है। उसके साथ साथ लैक ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ आरटीआई एक्टिविस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट कम है, ठीक है। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग है पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स की, ठीक है। और कॉन्ट्राडिक्शन है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो 1923 है, इसके कॉन्ट्राडिक्शन में ये एक्ट है। तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर एनालिसिस एंड स्क्रूटनी करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम यहाँ इंश्योर कर पाए जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, इसको कंप्लायंस में ला सके, इसको हम कंफर्मिटी में इस्टेब्लिश कर सके अदर एक्ट्स के साथ, एंड किस तरीके से हम एक डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें इनकॉर्पोरेट कर सके ताकि आरटीआई एक्ट जो हमारा है वो प्रॉपर वे में फंक्शन करे, ठीक है, डिस्पाइट एनी चैलेंजेस एंड एनी अदर ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। ये हमने देख लिया वे फॉरवर्ड यहाँ पे क्या किया जा सकता है, अब हम इस पे देखते हैं। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन है सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का, हम यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे ये टाइटल दिया गया था राइट टू इन्फॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस। अगर इसको सही से इंप्लीमेंट किया गया तो एक्चुअली में ये गुड गवर्नेंस को बहुत अच्छे तरीके से प्रोमोट कर सकता है। तो यहाँ सेकेंड एआरसी का एक रिपोर्ट है कि हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, ठीक है, एज अ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट वाई मॉनिटरिंग द फंक्शन ऑफ द नेशनल पोर्टल फॉर आरटीआई, कैरिंग आउट इम्पैक्ट इवेल्युएशन ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द एक्ट, ठीक है। ये जो एनसीसी रहेगा ये इम्पैक्ट इवेल्युएशन करेगा इस एक्ट के फंक्शनिंग का और मॉनिटर करेगा इसके फंक्शनिंग को नेशनल पोर्टल पे किस तरीके से आरटीआई फंक्शन कर रही है और क्या क्या इंप्रूवमेंट लाने चाहिए, इन सब चीज़ों को सजेस्ट करेगा। फिर अलॉन्ग विद दैट अवेयरनेस कैंपेन हमें स्टार्ट करना चाहिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके क्या करना है, एनजीओ जो हमारे हैं उनके साथ मिलके स्टेट लेवल पे हमें अवेयरनेस प्रमोट करना चाहिए ताकि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस रहे कि किस तरीके से वो लॉज को अवेल कर सकते हैं, जो आरटीआई एक्ट है उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन को अवेल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ एडिक्वेट स्टाफ्स को रिक्रूट करना, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटीज़ फॉर उनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, किसी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वहाँ पे स्टाफ्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो इनएडिक्वेट स्टाफ्स के प्रेजेंस में हम ये सब चीज़ें सही से नहीं इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तो वी नीड टू रिक्रूट एडिक्वेट स्टाफ्स। प्रॉपर रिकॉर्ड चाहिए हमें एक्सपर्ट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड चाहिए कि इस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड हो जिसको हम पब्लिक डोमेन में प्रमोट कर पाए। और अदर स्टेप्स जो कि यहाँ बताया गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ दोज सीकिंग आरटीआई, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो आरटीआई सीक करे या तो उनकी हत्या कर दी जाती है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है ताकि वो अपने अपील को पीछे ले लें, तो उनको प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ा लॉ है, जो कि हमने एडिटोरियल में भी ये डिस्कस किया था कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जो आरटीआई सीक करते हैं। तो यहाँ पे हमें उनके प्रोटेक्शन को इस्टेब्लिश करने की, इंश्योर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आरटीआई सीख कर उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। ट्रेनिंग दिया जाए, रिगोरस ट्रेनिंग हो किसी की गवर्नमेंट ऑफिशियल की, और डिजिटलाइजेशन कर सके हम रिकॉर्ड्स का, जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल रिकॉर्ड्स है, ताकि इजीली हम उसको पब्लिक डोमेन में प्रमोट कर पाए। तो ये एक बेसिक आरटीआई के बारे में डिस्कस किया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था, बस इसके 20 साल हुए, तो एक एनालिसिस था इस आर्टिकल में, तो हमने इसको डिस्कस कर लिया ताकि आपको ये आइडिया हो कि आरटीआई क्या है, कब इंप्लीमेंट किया गया था, क्या इंपॉर्टेंट केसेस है उसके, क्या प्रोविजन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके साथ साथ क्या क्या उसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है, उसके साथ क्या क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड है आरटीआई के साथ, और हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, हमने इसको एक कंक्लूसिव वे में यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो इसी के साथ ये आर्टिकल भी खत्म होता है। लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आसियान के बारे में, ठीक है। आसियान के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। हमने प्रीवियस जब हमने सितंबर के डिटेल डिस्कस की थी विजन की, वहाँ हमने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हुई थी हमारी, उसके बारे में हमने क्या किया था, पढ़ा था। तो वहीं से हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में भी पढ़ा था, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन नेशन ईस्टर्न साइड में लाई करते हैं हमारे कंट्री के, तो उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखने की जरूरत है कि आसियान में कौन कौन सी कंट्रीज लाई करती है, कौन कौन से कंट्रीज के मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाओस हो गया, म्यांमार हो गया, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनेई दारुसलाम एंड इंडोनेशिया। ये कुछ एक कंट्री आसियान के मेंबर्स है, ठीक है। हमें इस चीज का एक आइडिया होना चाहिए, ठीक। नाउ मूविंग अहेड, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पार्टिसिपेटेड इन 21st आसियान इंडिया समिट, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं इंडिया के, उन्होंने 21st आसियान इंडियन समिट में पार्टिसिपेट किया, जो कहाँ पे हुआ है, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ लाओस, पीडीआर लाओ, वियंतिन इसकी कैपिटल है। आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि वियंतिन लाओस की कैपिटल है। फ्लो में ये मत याद रखना कि वियतनाम से रिलेटेड कर लग रहा है ये नाम वियंतिन, तो इट विल बी द कैपिटल ऑफ वियतनाम। नहीं, वियतनाम की कैपिटल हनोई है, ठीक है, एंड लाओस की कैपिटल है वियंतिन। तो हमने समझ लिया कि आसियान टॉपिक हमें क्यों पढ़ना है। तो अब आसियान के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि ये है क्या, अबाउट आसियान,
ठीक। तो एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुपिंग है जिसका मेन एम क्या है, प्रमोट करना पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन और रीजनल स्टेबिलिटी प्रमोट करना अपने मेंबर कंट्रीज के साथ और अदर कंट्रीज जो एशिया के उनके साथ। यानी ये जो आसियान कंट्री है ये मेनली आप देख सकते हैं कितना स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो कि यहाँ से अगर एशिया से इंडिया का देखो आप ये तो ये चीज़ इधर पैसिफिक ओशन की तरफ जाती है, इधर आप देखो तो अफ्रीकन कंट्रीज होती है यहाँ पे कॉन्टिनेंट है हमारा, तो बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, इसलिए इंडिया ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। लुक ईस्ट को कन्वर्ट करके हमने क्या किया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे हमने अपना फोकस शिफ्ट किया था, ताकि ईस्टर्न कंट्रीज को अपने कॉन्फिडेंस मिले और अपने इन्फ्लुएंस को उस एरिया में भी ज़्यादा तरीके से इंक्रीज कर सके। और इंडिया आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इस पर फोकस कर रहा है। तो ये जो ये आसियान कंट्रीज, इनका मेन गोल क्या है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करना, उसके साथ साथ रीजनल स्टेबिलिटी। ये चाइना का इन्फ्लुएंस रहता है यहाँ, साउथ चाइना सी, ये सारे रीजन है, यूएसए है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये सारे कंट्रीज है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को डील करके यहाँ पे एक रीजनल स्टेबिलिटी प्रमोट करना इन कंट्रीज के साथ भी, और जो आसपास की कंट्रीज है, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, जैसे आपको पता ही है इन सारे कंट्रीज में कितने प्रॉब्लम्स लाई कर रहे हैं, तो इन सब के साथ डील करना यहाँ पे मेन एक फोकस है इसका। ठीक है, इसको स्टैब्लिश 1967 में बैंकॉक में किया गया था, हमें इसका ध्यान रखना है कि आसियान को 1967 में इस्टेब्लिश किया गया था बैंकॉक में अंडर आसियान डिक्लेरेशन। इसको हम बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। उस टाइम पे 5 मेंबर्स थे इसके। कौन कौन? इंडोनेशिया था इसका मेंबर, फाउंडिंग मेंबर्स में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड सिर्फ इतने ही मेंबर थे। अब आज के टाइम पे क्या है, इसके 10 मेंबर यानी 5 मेंबर और ऐड हो चुके हैं इसमें। इसका हेडक्वार्टर का है जकार्ता में। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है, इस पर बहुत ज़्यादा डीप में फोकस करने की जरूरत नहीं है। क्या की डेवलपमेंट्स है इसके, इसको भी देखने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। एक चीज़ आप सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखो कि 10 पॉइंट्स टू प्लान टू स्ट्रेंथन इंडिया आसियान टाइज। हमारे लिए ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या है 10 पॉइंट प्लान जिससे हम इंडिया और आसियान टाइज को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इतना वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट होता है हमारा, हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को प्रमोट किया है, तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि इंडिया आसियान के जो टाइज हैं हम उसको किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आसियान इंडिया टूरिज्म जो है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, जहाँ पे हम $5 मिलियन को प्रमोट करेंगे, डॉलर के टूरिज्म को प्रमोट करेंगे इंडिया और आसियान कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे कल्चरल सिमिलैरिटी है इंडिया और उन आसियान कंट्रीज़ के बीच में, जिसको हमें प्रमोट करना है। उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में जिसको लाया गया था, उस पता नहीं पेन क्यों नहीं सही से चल रहा है, 1 मिनट गए, हाँ 2014 में जिसको लाया गया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसको सही तरीके से हमें क्या करना है, सेलिब्रेट करना है। 10 साल हो चुके हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के आए हुए। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि फोकस करना है किस चीज़ पे, यूथ समिट्स पे, हैकाथॉन्स पे, स्टार्टअप फेस्टिवल्स को और कल्चरल एक्सचेंजेस को। मैंने बताया था कि बहुत सारे आसियान कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे हमारी कल्चरल सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा है, तो हमें उस चीज़ को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक, ताकि हम कल्चरल एक्सचेंज को भी प्रमोट कर सकें। उसके साथ साथ एनुअल विमेन साइंटिस्ट कॉन्क्लेव कर सके, विमेन इंपावरमेंट पे भी फोकस रहेगा हमारा, और इंडिया आसियान साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जहाँ पे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे। आज के टाइम पे हमें पता है कि टेक्नोलॉजी कितना बड़ा रोल प्ले करता है कंट्री के डेवलपमेंट में। साथ साथ स्कॉलरशिप एक्सपेंशन, डबलिंग मास्टर्स स्कॉलरशिप एट नालंदा यूनिवर्सिटी एंड न्यू वंस एट इंडियाज एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, तो हमें स्कॉलरशिप भी प्रमोट करना है ताकि हम नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारी है वहाँ पे भी मास्टर्स स्कॉलरशिप को प्रमोट कर पाए, और उसके साथ साथ इंडिया के अदर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे भी इस चीज़ को प्रमोट करें। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो है कि हमें ट्रेड एग्रीमेंट्स को रिव्यू करने की जरूरत है। आसियान इंडिया ट्रेड जो है गुड्स एग्रीमेंट, उसको रिन्यू करने की जरूरत है, और रिव्यू करने की 2025 थे, क्योंकि चाइना यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करते जा रहा है। अगर इंडिया को अपने इन्फ्लुएंस को बरकरार रखना है, स्ट्रेंथन रखना है, तो हमें इस चीज़ को रिव्यू करने की जरूरत है और इसमें इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। फर्दर डिजास्टर रिलीजियंस, हमें $5 मिलियन को फंड एलोकेट किया है रेजिलियंस के लिए आसियान इंडिया फंड में, जहाँ पे हम क्या करेंगे, डिजास्टर रिलीजियंस को और क्या करेंगे, इन्हांस करेंगे। हम मोर डिजास्टर प्रिपेयरनेस पर फोकस करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट पर फोकस करेंगे, क्योंकि ये एरियाज जो है आसियान एरिया बहुत ज़्यादा डिजास्टर प्रोन एरियाज है, क्योंकि हर तरीके से ओशियन से घिरे हैं। और हमने, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी तो आपने पढ़ा होगा रिंग ऑफ फायर, तो मेनली जो पैसिफिक रीजन में रिंग ऑफ फायर है, इसके आसियान के बहुत सारे कंट्रीज इस एरिया में भी लाई करते हैं, जो ऑफन जो सुनामीज है, अर्थक्वेक्स है, इससे प्रोन रहते हैं। तो हमें डिजास्टर मैनेजमेंट पे भी फोकस करना पड़ेगा इनके साथ मिलके, ताकि हम क्या कर सकें, कोऑर्डिनेट कर पाए और कोऑपरेट कर पाए इनके साथ डिजास्टर मैनेजमेंट में, और इन्हांस कर पाए डिजास्टर रिलीजियंस को। तो उसके लिए हमने $5 मिलियन क्या किया है, एलोकेट किया है। उसके साथ साथ
हेल्थ रेजिलियंस ट्रैक को स्ट्रेंथन करना, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना हमें आसियान इंडिया हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग का, ठीक है, ताकि हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा बोल्स्टर कर पाएँ। हम हमें पता है कि हमारे कंट्री में हेल्थ टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म कितना ज़्यादा बोल्स्टर कर रहा है, प्रमोट हो रहा है और इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हम आसियान कंट्रीज के साथ भी एक पैक्ट बना सकते हैं, एक कोऑपरेशन के साथ साथ अपने कंट्री को भी प्रमोट कर सकते हैं हेल्थ टूरिज्म में, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करना, हमें पता है क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा इशू बनता जा रहा है आज के टाइम पे। क्लाइमेट चेंज जैसे सिनेरियोज कितने ज़्यादा थ्रू आउट द वर्ल्ड, COP 26, 27, 28, 29, 30, ये सारी चीज़ें हो चुकी, ठीक है। और भी कई एक ज़्यादा जो कंट्रीज है स्टेप्स ले रही हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट ट्रीटी है, कार्बन ट्रेडिंग है, ग्रीन ट्रीटी है, कार्बन क्रेडिट सिस्टम है, ये सारी चीज़ें। तो उसके साथ साथ हम आसियान के साथ भी ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस कर सकते हैं। हमें पता है कि अभी इंडिया ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं और इंडिया इसमें लीड ले सकता है, जहाँ पे हम चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के थ्रू और अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू, जहाँ पे एक सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन प्रमोट कर पाएंगे और ग्रीन फ्यूचर प्रमोट कर पाएंगे। तो इंडिया इसमें लीड ले सकता है और यहाँ पे अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और भी ज़्यादा ब्रॉडन करके अपने इन्फ्लुएंस को चाइना के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है आसियान कंट्रीज के साथ, अपने टाइज को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करके। अब साइबर पॉलिसी डायलॉग, साइबर सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, पता है एआई हो गया, अदर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, ऐसे सिनेरियोज में साइबर सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम सबको पता है। तो हमें हमने एक ऐसा साइबर पॉलिसी इस्टेब्लिश करने की जरूरत है, इंडिया आसियान साइबर डायलॉग एक ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, जहाँ पर हम स्ट्रेंथन कर पाए डिजिटल एंड साइबर रेजिलियंस को, यानी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से हम डील कर पाए, फाइट कर पाए, इंडिया आसियान के साथ कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करके। उसके बाद क्लाइमेट रेजिलियंस कैंपेन, ग्रीन हाइड्रोजन के साथ साथ जो मैंने क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कस किया था वो भी चीज़ हम देख सकते हैं, क्लाइमेट रेजिलियंस कैंपेन स्टार्ट करें, जहाँ पे हम इन्वाइट करेंगे आसियान लीडर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए एक पेड़ माँ के कसम, प्लांट फॉर मदर कैंपेन में प्रमोट करने के लिए, जहाँ पे हम क्लाइमेट चेंज में भी पायनियर कर पाएंगे और एक एग्जांपल सेट कर पाएंगे किस तरीके से हमने एफॉरेस्टेशन प्रमोट किया है और एक कंट्रीज़ के साथ, इन सब कंट्रीज़ के साथ मिलकर। तो यहाँ पे हम अपने ट्राइज को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर पाएंगे टेक्नोलॉजिकल लेवल पे, इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पे, ठीक है, साथ साथ कल्चरल लेवल पे। उसके अलावा डिजास्टर को भी मैनेज करेंगे हम, इन्वायरमेंट को भी हम देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को भी हम एड्रेस करेंगे, वुमेन इंपावरमेंट भी हमारा हो गया और टूरिज्म भी हो गया। यानी यहाँ पे ये जो 10 पॉइंट्स हैं ये सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है। यहाँ पे हम हर एक एस्पेक्ट्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे और इस तरीके से हर एक फील्ड में इंडिया के जो टाइज हैं आसियान कंट्रीज के साथ उसको हम स्ट्रेंथन कर पाएंगे, ठीक है। इसको हमने देख लिया, ये चीज़ें हैं। अब आसियान का इंपॉर्टेंस क्या है, एक बार ये चीज़ हम देख लेते हैं कि हमने आसियान पे क्यों इतना फोकस दिया है, क्यों इंपॉर्टेंट है आसियान हमारा। तो इकोनॉमिक पार्टनरशिप और ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आसियान है, आसियान कंट्रीज़ है, इसमें 10 कंट्रीज़ है, यानी 10 कंट्रीज़ को मिला के ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर आसियान इसके साथ हम अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करते हैं, यानी 10 कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन स्ट्रेंथन होंगे। और आसियान जो है इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जहाँ पे इंडिया का लगभग 11% ग्लोबल ट्रेड जो है आसियान कंट्रीज़ के साथ होता है। जो बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और आसियान के बीच में, उसका टोटल वर्थ कितना है, वो ऑलमोस्ट $123 बिलियन के अराउंड है 2023-24 में रहा, ये एक साल का इतना है। यानी हमें पता, इससे हम समझ सकते हैं कि आसियान हमारे लिए इकोनॉमिकली कितना इंपॉर्टेंट है, कितना स्ट्रॉन्ग एक ऑर्गेनाइजेशन है मल्टीपल कंट्रीज़ का, जिसके साथ रिलेशनशिप इन्हांस करने से हमारे इकोनॉमिक लेवल पे हमारी जीडीपी किस तरीके से ग्रो करेगी। उसके साथ साथ कन्वर्जेंस विद इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, हमें पता है इंडियन ओशियन का मतलब इंडियन ओशियन में कितना ज़्यादा इंगेज रहता है, एंड अलॉन्ग विद दैट क्वाड के थ्रू इंडिया ने इंडो पैसिफिक रीजन को भी सिक्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं। उसके साथ साथ जो आसियान कंट्रीज़ हैं इनके भी सिमिलर गोल्स हैं, इनका भी मेन गोल इंडो पैसिफिक जो हमने पढ़ा था इनके ऑब्जेक्टिव में कि रीजनल स्टेबिलिटी प्रमोट करना है एशियन कंट्रीज़ के साथ साथ अदर जो हमारे कंट्रीज है एशिया में, आसियान के साथ साथ जो एशियन अदर कंट्रीज उनको भी उनके साथ मिलकर। तो वो चीज़ें यहाँ पे भी इंडिया के स्ट्रैटेजी के साथ साथ अलाइन करती हैं। तो हमें पता है कि कन्वर्स कर रहे हैं इंडिया के और आसियान कंट्रीज़ के जो गोल्स हैं इंडो पैसिफिक रीजन्स में स्ट्रैटेजी, उनकी जो क्रूशियल कंपोनेंट है हमारे इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, जहाँ पे हम फ्री एंड सिक्योर पीस एंड पीसफुल सिक्योर इंडो पैसिफिक रीजन चाहते हैं। उसके साथ साथ इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पे कन्वर्ज कर, जो हमने बताया, ठीक है। तो इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ईस्टर्न नेबरहुड में स्टेबिलिटी प्रमोट करने के लिए, जैसे म्यांमार हो गया। तो आसियान के साथ मिलकर हम म्यांमार, बांग्लादेश, इन सारे कंट्रीज में स्टेबिलिटी प्रमोट कर सकते हैं, ताकि हमारा जो इंडो पैसिफिक रीजन है पीसफुल रहे और फ्री ऑफ एनी ऑब्स्टेकल रहे।
उसके साथ साथ कनेक्टिविटी विथ नॉर्थ ईस्ट। हमें पता है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमेशा लेफ्ट बिहाइंड रह जाता है डेवलपमेंटल चीज़ में, मेन स्ट्रीम से। ठीक, तो जब हम आसियान के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तो जो कनेक्टिविटी है हमारे नॉर्थ ईस्ट में वो इंक्रीज होगी। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव जब आसियान के साथ हम इन्हांस करेंगे तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बूस्ट कर पाएंगे अपने इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ताकि वहाँ से जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, उसके साथ इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट हो गए उन एरियाज में, जिससे टूरिज्म इंक्रीज होगा, जो कि टूरिस्ट के लिए एक हेवन माना जाता है नॉर्थ ईस्ट, जो कि सीनिक ब्यूटीज़ के लिए जो अपने रिलीफ फीचर्स है, माउंटेन्स हो गए, इन सब रिवर्स हो गई। ठीक है, और वहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी जो है, जो ट्राइबल पीपल है उनकी कल्चरल डाइवर्सिटी, इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं डिफरेंट लेवल पे, लार्ज लेवल पे क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं अलॉन्ग विद आसियान कंट्रीज, क्योंकि आसियान कंट्रीज के मेंबर की कल्चर्स भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पीपल से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो वहाँ पे हम एक कल्चरल आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर सकते हैं, कल्चरल एक्सचेंज को स्टैब्लिश कर सकते हैं, जो हमने 10 पॉइंट्स प्लान में भी पढ़ा था, कल्चरल एक्सचेंज। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे हमारा इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है इंडिया के, उनको इकोनॉमिक बूस्ट भी मिलेगा, और उसके साथ साथ वो रीजनल ट्रेड और कॉमर्स का हब भी बन सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने का टारगेट लिया हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ चाइना का इन्फ्लुएंस बैलेंस करेंगे। जब आसियान के साथ हम अपने टाइज को स्ट्रेंथन करेंगे तो इंडिया काउंटर बैलेंस कर पाएगा चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को उस रीजन में। हमें पता है कि इंडो पैसिफिक रीजन, साउथ चाइना सी वाले रीजन में चाइना किस तरीके से अपनी मनमानी करता है, किस तरीके से अपने इन्फ्लुएंस को डिलिबरेटली इंक्रीज करता है। तो जब आसियान कंट्रीज के साथ अपने टाइज को स्ट्रेंथन करेंगे तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, काउंटर बैलेंस कर देंगे चाइना के जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है इस रीजन में, उस चीज़ को। उसके साथ साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी, हमें पता है मैरीटाइम सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लिए। तो इसके थ्रू हम इंडो पैसिफिक रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रमोट कर पाएंगे। जब इंडिया आसियान के साथ इंगेज करेगा तो हम सिक्योर कर पाएंगे क्रिटिकल मैरीटाइम रूट्स, मलक्का स्ट्रेट हो गया, और कई एक जो वाइटल इंपॉर्टेंट इंडिया के मैरीटाइम सिक्योरिटी और ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज़ है, उन सबको भी इंडिया के इन सारे एक्टिविटीज़ को एक बूस्ट मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टूरिज्म एंड एजुकेशन। आसियान कंट्रीज पॉपुलर है इंडियन टूरिस्ट के लिए। ठीक है, आसियान कंट्रीज में हमारे इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा टूरिज्म के लिए जाते हैं, वहीं आसियान कंट्रीज से स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा इंडिया में आते हैं एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे दोनों हम टूरिज्म और एजुकेशन दोनों को बूस्ट कर सकते हैं, और ये दोनों सॉफ्ट पावर और गुडविल की तरह वर्क करेंगे दोनों कंट्रीज के बीच में, जहाँ पे दोनों कंट्रीज के डायस्पोरा एक दूसरे के साथ कल्चरल एक्सचेंज मेंटेन रखेंगे, और दोनों कंट्रीज के, दोनों आसियान और इंडिया को एक एक्सपोजर मिलेगा टूरिज्म में भी एंड अलॉन्ग विद दैट एजुकेशन में भी। इसको हमने देखा, तो ये इस तरीके से हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हमने देख लिया कि ट्रेडिंग लेवल पे हो, या फिर सिक्योरिटी लेवल पे हो, या फिर कनेक्टिविटी डेवलपमेंट लेवल पे हो, चाइना के बैलेंस इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लेवल पे हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी हमने देखा, एंड अलॉन्ग विद दैट टूरिज्म एंड एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारा आसियान कंट्रीज। चैलेंजेस, तो चैलेंजेस भी वही कुछ सिमिलर रहते हैं, जैसे आप चैलेंजेस देख सकते हो। इकोनॉमिक कंसर्न्स है इंडिया के, कि इंडियाज डिसीजन टू वर्कआउट ऑफ आरसीईपी से इंडिया ने अपने वर्कआउट कर लिया था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। उसके बाद कुछ स्ट्रेंस हो गए, इकोनॉमिक डिसअपॉइंटमेंट हो गई आसियान मेंबर्स को, ये चीज़ है। ट्रेड इम्बैलेंसेज है, चाइना के साथ ट्रेड आसियान कंट्रीज का बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू ट्रेड विथ इंडिया। मल्टीलैटरल इंगेजमेंट है जहाँ पे इंडिया मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स पे फोकस करता है, जहाँ पे दोनों जगह पे क्या बैलेंस क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके साथ साथ चाइना का इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो रहा है, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको काउंटर करना सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि एक मेजर चैलेंज के रूप में इंडिया के सामने उभर कर आता है। और कनेक्टिविटी इशूज़ है, क्योंकि ऐसे रफ टेरेन्स है इतने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, हमारे रिलीफ फीचर्स, डाइवर्स रिलीफ फीचर्स हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट जो ओशियंस है, ये सारी चीज़ें एक कनेक्टिविटी इशू क्रिएट करती है, जहाँ पे हमें मल्टीपल जो इंडिया में मान थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है, कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, इन सबको जब तक हम प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हम कनेक्टिविटी नहीं इंश्योर कर पाएंगे, और तब तक हमारा कल्चरल एक्सचेंज या फिर हमारा कनेक्शन प्रॉपर वे में इन सारी कंट्रीज के साथ इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। और इस सब प्रोजेक्ट्स में डिले हो रहा है ड्यू टू डिफरेंट इशूज़। तो इन सबको हमें कर्टेल करने की जरूरत है, फिक्स करने की जरूरत है, एड्रेस करने की जरूरत है, तभी जाके हम आसियान कंट्रीज के साथ एक अच्छा रिलेशन एस्टैब्लिश कर पाएंगे। यहाँ पे हमने आसियान को भी डिटेल में देख लिया कि इंडिया के लिए किस तरीके से आसियान इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आसियान का फॉर्मेशन कब हुआ था, कौन कौन से कंट्रीज एट द टाइम ऑफ फाउंडेशन थी इसके, उसके बाद कितने मेंबर्स है इसमें, किस तरीके से आसियान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें फर्दर क्या करना चाहिए, और हमने वे फॉरवर्ड ये सब देख लिया। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारे यहाँ पे खत्म होता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, ये है ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या ब्रिक्स, जैसे हमने आसियान के बारे में देखा, उसी तरीके से एक इंस्टीट्यूशन हमारा ब्रिक्स भी है, जो कि क्यों इसका नाम ब्रिक्स है, कौन कौन सी कंट्रीज है, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। और ये क्यों न्यूज़ में सबसे पहले इसका स्टार्ट करते हैं।
तो अभी 16th ब्रिक्स समिट हुई है और फर्स्ट समिट विथ एक्सपैंडेड ब्रिक्स में जो ब्रिक्स की मेंबरशिप को एक्सपैंड की गई है उसके साथ हुआ है कहाँ पे, कजान रशिया में। ठीक है, 3 पिलर्स है ब्रिक्स के, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंसिंग एंड कल्चरल, पीपल टू पीपल कोऑपरेशन। ये तीनों पिलर्स पे ब्रिक्स का मेन फोकस रहता है। ब्रिक्स इन तीनों पिलर्स पे वर्क करता है। हमें पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी पे ध्यान देना, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस पे ध्यान देना, उसके साथ साथ कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कोऑपरेशन पे हमें फोकस करना है। ये ब्रिक्स का मेन गोल है। ठीक है, 3 पिलर्स पे वर्क करता है। अबाउट समिट के बारे में देख ले तो अडॉप्शन ऑफ कजान डिक्लेरेशन, ये कजान में हुआ, तो यहाँ पे कजान डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया, जहाँ पे मेन इसमें क्या कहा गया, तो स्ट्रेंथन करना हमें मल्टीलैटरलिज्म को ग्लोबल लेवल पे, जहाँ पे हम सिक्योरिटी और डेवलपमेंट को प्रमोट करें। और यहाँ पे एक्सटेंड फुल सपोर्ट टू ब्राजील फॉर इट्स ब्रिक्स चेयरमैनशिप ऑफ 2025। ठीक है, इसके बारे में कि ब्राजील को किस तरीके से सपोर्ट करना है ब्रिक्स के चेयरमैनशिप के लिए 2025 में, इस पर डिस्कस किया गया। अब ब्रिक्स के बारे में देखते हैं। तो ये टर्म जिमोनेल नाम के एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने कॉइन किया था 2001 में, जहां पे एक्रोनिम था ब्रिक्स, रिप्रेजेंटिंग द इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ द ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। ये चारों कंट्रीज के नाम को शॉर्ट में ब्रिक्स कहा गया था, जो कि ये ग्रुप ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमिक कंट्रीज था। जब ब्रिक्स बना था तो सिर्फ 4 कंट्रीज ही थे, लैटिन साउथ अफ्रीका इसमें आके जुड़ गया तो वो ब्रिक्स हो गया। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ब्रिक्स समिट कब हुई थी, रशिया में 2009 में, और ब्रिक यहाँ पे ब्रिक्स बन गया था कब, 2010 में, जब साउथ अफ्रीका इसमें आकर ऐड हो गई। तो हमने देख लिया कि ब्रिक्स का नाम क्यों पड़ा ब्रिक्स। ठीक है, ये BRICS यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज से मिलकर क्या बना, ब्रिक्स बना है। अब यहाँ पे 10 मेंबर हो चुके हैं, जो कि यहाँ पे हमने बताया कि एक्सपैंडेड मेंबर्स। तो इनिशियली 5 मेंबर्स थे इसके, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, हमने देख लिया। अब जो नए नए मेंबर्स इसमें ऐड हुआ, आप ये देख सकते हो कि इजिप्ट हो गया, इथियोपिया हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, ब्रिक्स प्लस का नाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इतना बड़ा नाम तो बना नहीं सकते कि जितने कंट्रीज ऐड हो रहे हैं उन सबके नाम को ऐड करें, तो ब्रिक्स प्लस हमने कह दिया। ब्रिक्स जो कंट्रीज के मेंबर्स थे उसके साथ साथ और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड के, उसको भी यहाँ पे ऐड करें, तो ब्रिक्स प्लस का नाम दे दिया गया। तो अब ब्रिक्स प्लस में कौन कौन से मेंबर है हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले इजिप्ट हो गया हमारा, उसके साथ साथ इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये 5 कंट्रीज और भी ऐड हो चुके हैं। यानी अब ब्रिक्स के अंदर कितने मेंबर्स हैं, टोटल 10 मेंबर्स हो गए ब्रिक्स के अंदर। ठीक है, और इस ब्रिक्स को क्या कहा जाने लगा है, ब्रिक्स प्लस। अब ये ब्रिक्स नहीं रहा, ये हो गया है ब्रिक्स प्लस, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब ब्रिक्स, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि रीजन फॉर कोलैबोरेशन ऑफ ब्रिक्स मेंबर्स, ये जो ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, इनके बीच में क्यों कोलैबोरेशन होता है, क्या रीजन है, इसको देखते हैं। तो ये सारे जो हैं बहुत बड़े कंट्रीज हैं, बोथ एरिया और पॉपुलेशन में, और सिमिलर चैलेंजेस फेस करते हैं। अगर ब्राजील को ले लो, चाइना को ले लो, रशिया को ले लो, इंडिया को ले लो, साउथ अफ्रीका और ये सारे बाकी कंट्रीज, ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज है। ठीक है, इनके अंदर सिमिलर चैलेंजेस हैं, पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, साइबर सिक्योरिटी हो गई, नेशनल सिक्योरिटी हो गई, ये सारे सिमिलर चैलेंजेस यहाँ पे प्रिवेल करते हैं। और ये सारे जो है ना बहुत बड़े कंट्रीज है, एरिया के लेवल पे भी और पॉपुलेशन। यहाँ पे सिंपली आपके सामने एग्जांपल इंडिया और चाइना को ले लो, ये दोनों वर्ल्ड के 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इस ग्रुप में, तो कितना बड़ा यहाँ पे इनका स्टेक है। तो हम देख सकते हैं कि इनके पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा और ये सिमिलर चैलेंजेस फेस करते हैं। उसके साथ साथ वांट टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ देयर अनटैप्ड इकोनॉमी थ्रू कोलैबोरेशन। अब जो इनकी इकॉनमी है, जो जहाँ जहाँ इसको इनकी इकॉनमीज के अपॉर्चुनिटीज़ को अनटैप्ड रखा गया है या फिर सही तरीके से यूज़ नहीं किया गया है, उसको ये पूरे अच्छे तरीके से इंप्रूव करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, यूटिलाइज करना चाहते हैं, वुड बी द बेटर वर्ड। तो यूटिलाइज करना चाहते हैं अपने इकॉनमी को विद कोलैबोरेशन, इन सारी कंट्रीज को कोलैबोरेशन के साथ। अब इनका एम क्या है, तो ये एम करते हैं क्रिएट करने पर अल्टरनेटिव ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल फील्ड्स में, ताकि एक दूसरे को कोऑपरेट कर सके फाइनेंशियल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे। उसके साथ साथ मार्केट्स को एक्सप्लोर करना डिफरेंट कंट्रीज में, एंड मैक्रो रीजन्स स्टैब्लिश करना, गेटवेज स्टैब्लिश करना फॉर देयर मार्केट्स। ठीक है, ये देख लिया हमने। अब किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्या इसका स्टेक, हम ये देखते हैं। तो जो ब्रिक्स है वो 45% ऑफ द वर्ल्ड के पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत बड़ा एक नंबर है, यानी ऑलमोस्ट 50% में सिर्फ 5% ही कम है। यानी अगर 1-2 कंट्रीज और इसमें जुड़ जाती है तो वर्ल्ड के 50% जो पॉपुलेशन है इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर लाई करते हैं। ऑब्वियस बात है, ब्राजील हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ये सारे कंट्रीज मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैं हमारे, सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 45% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है यहाँ पे लाई करती है, और 33.7% वर्ल्ड की जीडीपी इसमें लाई करती है। तो यहाँ पे हमने देख लिया किस तरीके से ब्रिक्स जो है रिप्रेजेंट करता है एक लार्ज सेट ऑफ पॉपुलेशन को। तो इतने बड़े पॉपुलेशन होने की वजह से ही यहाँ पे इसका स्टेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, 37.3% इसका वर्ल्ड के
ओवरऑल जीडीपी का ये कंस्टिट्यूट करती है कंपेयर टू यूरोपियन यूनियन, जो कि इतने वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है। तो यूरोपियन यूनियन सिर्फ 14% कॉन्स्टिट्यूट करता है जीडीपी का, और वहीं पे G7 कंट्रीज 29.3%। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितना बड़ा स्टेक है ब्रिक्स के कंट्रीज का। तो ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब आप इनिशिएटिव देख सकते हैं कि फाइनेंशियल लेवल पे क्या इनिशिएटिव। तो एक न्यू डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश किया गया है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई में, जो कि क्या करता है, प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको, प्रोजेक्ट्स जैसे ब्रिक्स हो गया और अदर डेवलपिंग कंट्रीज को सब्स्टिट्यूट आई मीन हेल्प प्रोवाइड कराना, एड प्रोवाइड कराना, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराना, मेन इसका गोल है एनडीबी का, जिसका हेडक्वार्टर का है संघाई में है, और ये कब बना था 2014 में। तो ये चीज़ हमने देख लिया। फर्दर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इंडिया का भी हमने रिसेंटली आसियान के बारे में भी देखा कि इंडिया किस तरीके से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ में प्रमोट करता है। तो ब्रिक्स प्लस डायलॉग में हमने होस्ट किया था, तो ब्रिक्स प्लस डायलॉग जो होस्ट हुआ था वहाँ पे इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में डिस्कस किया गया था, जैसे अफ्रीका, एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड मिडिल ईस्ट, जिसका मोटो क्या था, ब्रिक्स एंड ग्लोबल साउथ बिल्डिंग अ बेटर वर्ल्ड टुगेदर। तो इंडिया का भी मेन फोकस कहाँ है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ पे। इंडिया खुद विश्व गुरु बनना चाहता है, एंड जो साउदर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज हैं उन वहाँ पे अपने इन्फ्लुएंस को इस्टेब्लिश करना चाहता है। तो ब्रिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है इंडिया के इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने में साउदर्न रीजन में, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अलॉन्ग विद दैट सिक्योरिटी में भी हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया, साइबर थ्रेट्स को डील करना। ब्रिक्स रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल है, जहाँ पे हम साइबर थ्रेट्स जो है, जो कंट्रीज के बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स हैं वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर हमने 14 सबमिट किया था 2022 में, जहाँ पे ब्रिक्स ने कॉल किया था फाइनलाइजेशन एंड अडॉप्शन, फाइनलाइज करना है, अडॉप्ट करना है किस चीज़ को, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन जो कि इंटरनेशनल टेररिज्म को प्रमोट करता है, उसको कर्ब करने के लिए विद इन यूएन फ्रेमवर्क। यूएन के फ्रेमवर्क के अंडर ही हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को क्या किया, फाइनलाइज किया और अडॉप्ट किया अंडर ब्रिक्स। और साइंस एंड टेक में देखा जाए तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन ब्रिक्स का है, जो कि इन्हांस करता है कोऑपरेशन स्पेस टेक्नोलॉजी में और रिमोट सेंसिंग में ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज के बीच में। उसके साथ साथ ब्रिक्स का साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फ्रेमवर्क प्रोग्राम है, जहाँ पे मेन टारगेट क्या है, सपोर्ट करना है एक्सेलेंट रिसर्च ऑन प्रायोरिटी एरियाज जो भी हमारे स्टेम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, एंड अदर बायोटेक्नोलॉजी, बायो मैन्युफैक्चरिंग, इन सब चीज़ों में क्या करना, सपोर्ट करना किस चीज़ को, एक्सेलेंट रिसर्च को, प्रायोरिटी एरियाज को, जहाँ पे हम बेस्ट एड्रेस कर पाए मल्टीनेशनल अप्रोच को, यानी प्रॉपर मल्टीनेशनल जो सारे कंट्रीज है उसके साथ कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन के साथ साथ रिसर्च को भी एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना। साथ साथ ब्रिक्स R&D वैक्सीन सेंटर इस्टेब्लिश किया गया और इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम भी है, जहाँ पे हम मास इन्फेक्शियस डिजीजेस को प्रिवेंट कर पाए, जैसे कोविड लाइक सिचुएशन को क्या कर पाए हम वापस से, ऐसा कोविड लाइक सिचुएशन हमें और हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट ना करे, इससे हम क्या कर पाए, लड़ पाए। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ब्रिक्स के की इनिशिएटिव एंड की एरियाज क्या क्या है, यानी हर एक एस्पेक्ट पे यहाँ वर्क करना, फाइनेंशियल लेवल पे भी वर्क करना, कोऑपरेशन कंट्रीज के साथ डेवलप करना, सिक्योरिटी पे भी ध्यान देना और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी प्रमोट करना। अब ब्रिक्स रिलेवेंट क्यों है हमें ये देखना है। तो एनर्जी सिक्योरिटी विद इन ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई एज मेंबर्स, ब्रिक्स कंट्रीज प्रोड्यूस अबाउट 40% ऑफ द वर्ल्ड क्रूड ऑयल, ठीक है। अब जो कि ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई भी ब्रिक्स के मेंबर बन चुके हैं, तो 44% जो वर्ल्ड का क्रूड ऑयल है ब्रिक्स कंट्रीज में ही प्रोड्यूस होता है। तो ब्रिक्स एनर्जी लेवल से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, एनर्जी सिक्योरिटी के लेवल से। उसके साथ साथ वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ, हमें पता है वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ का हमने देखा ही है, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिक्स प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है इंडिया के लिए, जहाँ पे इंडिया कंसर्न रेज कर सकता है और डेवलपिंग कंट्रीज के राइट्स को क्या कर सकता है, एडवोकेट कर सकता है एज ए लीडर ग्लोबल साउथ का बन के। जैसे टेररिज्म हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ऐसे इश्यूज को क्या करना, मेन ग्लोबल फोरम पे लाना और उनके कंसर्न्स को रेज करना एंड एज ए पायनियर वर्क करना, इंडिया इस चीज़ को अवेल कर सकता है। उसके साथ सेफ स्पेस फॉर डायलॉग, ब्रिक्स न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया इंगेज कर सकता है डायलॉग में एंड मैनेज कर सकता है अपने पोटेंशियल राइवलरीज को, ठीक है। वहाँ पे ड्यूरिंग बायलैटरल टेंशन, जैसे इंडिया चाइना डोकलाम स्टैंड अप हो गया, इन सब चीज़ों को क्या करना, डील करना बायलैटरल लेवल पे। तो ब्रिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे इसके मेंबर कंट्रीज बायलैटरल टॉक्स को भी होल्ड कर सकते हैं और यहाँ पे अपने इशूज को रिजॉल्व कर सकते हैं जो भी उनके बीच में डिफरेंसेस है। उसके साथ साथ बूस्टिंग मल्टीलैटरल रिफॉर्म डिमांड, जैसे इंडिया को पुश करना है अपने इंस्टीट्यूशन को अंडर सच एज यूएनएससी हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इन सब चीज़ को ग्लोबल ऑर्डर में इक्विटेबल लेवल पे प्रमोट करना, तो इंडिया उसके लिए भी यूज़ कर सकता है। विद द एक्सेप्शन ऑफ इथियोपिया एंड ईरान, ऑल ब्रिक्स प्लस कंट्रीज आर WTO मेंबर्स। इथियोपिया और ईरान को छोड़ के बाकी सारे जो कंट्रीज है ब्रिक्स के, वो सब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है। तो इस तरीके से किस तरीके से
ब्रिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक लेवल पे भी, ये हमने देखा। फर्दर चैलेंजेस क्या क्या है, तो चैलेंजेस वही हैं कि इसके अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है उसको अंडर यूटिलाइजेशन में है, अभी सही तरीके से हमने यूटिलाइज नहीं किया है। इतने बड़े बड़े कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, तो हमें इनके साथ अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, जहाँ पे हम इनके इकोनॉमिक पोटेंशियल को प्रॉपरली क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके। ठीक है, क्योंकि हमने देखा 45% ऑफ द वर्ल्ड का पॉपुलेशन एंड मोर देन यूरोपियन यूनियन एंड G7 कंट्री से ज़्यादा इसकी जीडीपी है, 37 पॉइंट समथिंग परसेंटेज। तो इस सब चीज़ों को हमें सही तरीके से क्या करना पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमें एक अल्टरनेट ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनडीबी जो हमने इस्टेब्लिश किया उसको और भी ज़्यादा फंक्शनल बनाना पड़ेगा, और भी ब्रॉड लेवल पे हमें इसके फंक्शनिंग को लेके जाना पड़ेगा, ताकि ये ऑल एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ साथ कोलैब करके वर्ल्ड बैंक जो हो गया, IMF हो गया, इनके साथ साथ वर्क कर सके। उसके साथ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो है, जो उनको भी इन्फ्लुएंस कर सके, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, G7 हो गया, इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो हमें अपने ब्रिक्स प्लस के इन्फ्लुएंस को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा इंटरनेशनल फोरम्स में। उसके साथ साथ हमें मेंबर कंट्रीज को मेंबर इकोनॉमीज को और भी ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। साथ साथ एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह इसको परसीव किया जाता है, तो हमें उनके साथ लिमिटेड कोऑपरेशन करना पड़ेगा अपने शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ट्रेड हो गया, ग्लोबल सिक्योरिटी हो गया। इन तीनों एस्पेक्ट पे हमें उनके साथ क्या करना पड़ेगा, कोलैबोरेट करना पड़ेगा, ताकि एक जो स्टीरियोटाइप एस्टैब्लिश है कि एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स प्लस, तो इस चीज़ को हम क्या कर सके, इरेडिकेट कर सके और उनके साथ प्रॉपर वे में ग्रैंड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे कोऑपरेट कर पाए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे। और उसके साथ साथ जो सिमिलर ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जिनका जो ब्रिक्स के ही रिलेटेड जो उनका बेसिक आइडिया है, जो उनका मेन गोल है, तो उसको ब्रिक्स प्लस के अंडर ही इनकॉर्पोरेट कर लेना, ताकि वो और भी ब्रॉडर लेवल पे क्या करे, वर्क करे, अपने सिमिलर एजेंडा को, शेयर्ड एजेंडा को फॉस्टर करके कॉपरेशन के साथ इस्टेब्लिश कर सके। ठीक है, इन सब चीज़ों पे हमें मेन फोकस करने की जरूरत है, तब जाके ब्रिक्स को हम और भी ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। तो अगर आपको जो इसके साथ जो एसोसिएटेड जो माइनर ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में पढ़ना है, तो ISBA के बारे में देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके क्या अचीवमेंट्स और बेसिक क्या है। तो बेसिक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना को मिलकर फॉर्म हुआ था, किसी जो क्लाइमेट इश्यूज को फॉर्म करने के लिए, एड्रेस करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ब्रिक्स के जो मेन फाउंडिंग मेंबर्स है वही यहाँ पे मेंबर्स अपार्ट फ्रॉम रशिया। तो हमें इसको ब्रिक्स के, और इसका मेन एक पर्पस था क्लाइमेट इश्यूज को एड्रेस करना, तो इसको हम डायरेक्टली ब्रिक्स में क्या कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ताकि वो क्या कर सके, क्लाइमेट चेंज जो इशूज है उसको वहाँ पे डिस्कस कर सके, अपार्ट फ्रॉम डिस्कसिंग इकोनॉमिक इशूज एंड अदर हेल्थ इशूज जो हो गए, सिक्योरिटीज इशू, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इन सब के साथ साथ उसमें ही अलॉन्ग विद दैट हम क्लाइमेट इशूज को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिसफंक्शनल रहे या फिर प्रॉपर वे में फंक्शन ना कर सके, फिर G77 या फिर अदर डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट के साथ। तो इस तरीके से हम ब्रिक्स को और भी ज़्यादा फंक्शनल बना सकते हैं और यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो यही था हमारा ब्रिक्स के बारे में। तो इस वाले लेक्चर में हमने क्या क्या देख लिया, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक्स को हमने देखा, जहाँ पे हमने सबसे पहले फ्री लीगल एड के बारे में पढ़ा कि ये क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट केसेस हैं, क्या इसका मेन यूज़ है, क्या इसके चैलेंजेस है, क्या गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं। उसके अलावा हमने RTI के बारे में पढ़ा कि ये कब इंप्लीमेंट किया गया था, कौन कौन से एक्ट्स आए थे, क्या इंपॉर्टेंट केसेस, चैलेंजेस, अमेंडमेंट्स जो हैं, और क्या क्या वे फॉरवर्ड होने चाहिए। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस वाले सेक्शन में हमने पढ़ा आसियान के बारे में कि आसियान इंडिया के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन इसके मेंबर, फाउंडिंग मेंबर थे, लेटर ऑन कौन कौन मेंबर इसके फर्दर ऐड हुए। उसके बाद कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे इंडिया को फोकस करना चाहिए आसियान के साथ अपने टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए, जिससे आसियान और भी ज़्यादा फ्रूटफुल इंडिया के लिए हो सके। और आसियान का क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, ट्रेड लेवल पे, सिक्योरिटी लेवल पे, नॉर्थ ईस्ट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, बैलेंस करना कैसे चाइना के इन्फ्लुएंस को, जैसे हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स निकाले हैं चाइना के इन्फ्लुएंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। उसके साथ साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करना और टूरिज्म एंड एजुकेशन को भी प्रमोट करना। ठीक है, चैलेंजेस को भी हमने देखा कि आसियान के साथ क्या क्या चैलेंजेस हैं जिनको हमें फिक्स करने की ज़रूरत है, एड्रेस करने की ज़रूरत है, तब जाके हम जो अपने आसियान कंट्रीज़ के साथ रिलेशन है उसको और भी ज़्यादा बोल्स्टर कर सकते हैं। और लास्टली हमने ब्रिक्स के बारे में देखा कि ब्रिक्स क्या है, कौन कौन से इसके मेंबर्स, अभी कौन सी मीटिंग हुई थी, क्या डिक्लेरेशन इस्टेब्लिश किया गया, फॉर्मुलेट किया गया, और क्या इंपॉर्टेंस है ब्रिक्स का, कौन कौन से एरियाज पे फोकस करता है, और हमें और क्या करना चाहिए ब्रिक्स के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको अवेल करने के लिए। तो इसी के साथ ये पार्ट 1 हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, आप इसको वापस से पढ़ो एंड देन मेक योर नोट्स अकॉर्डिंगली फॉर पेपर 2। टिल देन ऑल द बेस्ट, जय हिंद।